खत्म नहीं होगा, स्टार्ट हो रहा है। खत्म कैसे हो? सर वो ये बताइए ना कि y होगा वो x के इक्वल होगा, वही जो होगा x के इक्वल। अरे पहला वाला जो वेपर था उसका कंपोजिशन लिक्विड बन गया, ये क्यों आएगा? अलग अलग आएगा। वाई वायु तो अलग अलग आएगा ना, निकालना है तुम। सुनो अब लिखो केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स तो समझते हो तुम लोग? काइनेटिक्स का मतलब चलना। मेरे नाम पे रखा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना? अच्छा बेटा केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पूरा चैप्टर में? रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले पढ़ा दिए उसी को लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है ना? चलो इससे पहले दो चार बातें हम लोग और भी करेंगे, छोटी छोटी बातें मतलब, ठीक है? चलो छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे। बेटा देखो रिएक्शन को हम लोग एक्चुअल में 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वो बेसिक क्लासिफिकेशन है, सुनता रहना बस, ठीक है ना? और इसको साथ साथ में लिखते रहना। इसको लिखने के लिए मैं कोई भी टाइम नहीं दूंगा। रिएक्शन को 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कैसा? वेरी फास्ट रिएक्शन है ना, वेरी स्लो रिएक्शन, और दूसरा क्या होगा बेटा? मॉडरेट। बारे में क्या बोल रहा हूँ? वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट, ठीक है? वेरी फास्ट का मतलब समझते हो? एसिड बेस रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन समझते हो? हम लोग इतने बड़े हो गए, बहुत स्लो प्रोसेस था, है ना? तो इसका रेट पता कर सकते हैं क्या? रेट पता करेंगे तो बहुत एक लंबे इंटरवल में जाके होगा, मतलब इन जनरल रेट जो होगा वो ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना? वेरी फास्ट का तो पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, रेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खत्म हो जाता है। एसिड को HCl और NaOH को डालो, पता नहीं कब जाके सॉल्ट बना दिया, ऐसे होता है ना? मॉडरेट क्या होता है बेटा? जिसको कुछ एक सूटेबल टाइम लगता है रिएक्शन को खत्म होने के लिए, जिसको लगता है सूटेबल टाइम, है ना? तो एक्चुअल हम लोग 70 में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो मॉडरेट पढ़ेंगे जिसका रेट हम लोग स्टडी कर सकते हैं, है ना? सबसे पहली बात किसको पढ़ेंगे हम लोग? मॉडरेट को पढ़ेंगे, जो ना ज्यादा फास्ट होगा ना ज्यादा स्लो होगा। कुछ आप लोग इनके बारे में भी हो सकता है तो रेट को ईयर्स में डिफाइन कर दे तो तुम लोग इनके बारे में ही पढ़ लो, है ना? कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जिनमें रेट को ईयर्स वगैरह में डिफाइन करके इसके क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? चलो सालों में पूरा हो रहा है, महीनों में पूरा हो रहा है कोई रिएक्शन, ठीक है ना? 10 साल लग गया, 15 साल लग गया, तो दे देगा। सौंदर्य में क्या बोल रहा हूँ सुनो। दूसरा हम लोग बेटा रेट को रिएक्शन को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैसा? रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं? यस सर। कहाँ? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको कहाँ पढ़ेंगे बेटा? केमिकल काइनेटिक्स में। रिवर्सिबल को पढ़ने का टाइम आ गया। ठीक है? रिएक्शन 2 तरीके का और भी होता है। रिएक्शन को 2 पार्ट में और भी क्लासिफाई करते हैं। कौन सा बेटा? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। हाँ, सिंगल स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शंस, ठीक है ना? सिंगल स्टेप रिएक्शंस तुम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में खत्म हो जाए ऐसा रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या किसी को इसको समझने में? ठीक है ना? एक ही स्टेप में खत्म हो जाए। जैसे मेरे पास है PCl5, PCl5 क्या दे रहा है बेटा? PCl3 और Cl2, एक ही स्टेप पर एक। HI मेरे पास में, HI को डिकम्पोज करा के क्या बन गया? H2 + I2, सिंगल स्टेप का रिएक्शन, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरे टाइप का रिएक्शन कैसा होता है बेटा? दूसरे टाइप का रिएक्शन जो होता है वो रहता है कॉम्प्लेक्स। बेटा किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लो अपना, सही में। धनंजय माइक बंद करो अपना। गुड मॉर्निंग सर।
अरे धनंजय माइक बंद करो। गुड मॉर्निंग। यही नहीं पहुंच रहा। वेटिंग रूम में डालते धनंजय। सुनो बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा होता है? एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा, मोर देन वन स्टेप। समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। इसके पास में क्या होता है बेटा? हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप, मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाता है। मैकेनिज्म मतलब जिस स्टेप में जैसे जैसे वो रिएक्शन चलेगा ऐसे ऐसे हम लोग स्टेप लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसे रिएक्शन सब लोग ऑर्गेनिक में पूरे तरीके से लगभग सारे रिएक्शंस 100% ही पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। ठीक है ना? आयोनिक रिएक्शंस में नहीं पढ़ते मैकेनिज्म, लेकिन ऑर्गेनिक का पूरा रिएक्शन लोग विद मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे। ठीक है? सुनो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में क्या होता है? एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप होता है, मतलब 4-5 स्टेप में पूरा हुआ। वो सारे स्टेप्स तुम लोगों के सामने लिखे होंगे। ठीक है? समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम लोगों के पास में 2 मोल्स ऑफ O3 है, 2 मोल्स ऑफ O3 मिलकर क्या ना था? 3 मोल्स ऑफ O2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना? इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म डील करें तो स्टेप 1 में क्या होता है? O3 कन्वर्ट होता है किसमें? O2 और एक नेशेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये नेशेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं बेटा? हाँ, नेशेंट ऑक्सीजन। जो अकेला है उसको क्या बोलेंगे? नेशेंट ऑक्सीजन। इसलिए डब्बे में बंद किया उसको। ठीक है? 2 स्टेप में पूरा हुआ, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है ना? ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें थोड़ा मैकेनिज्म ऐसा लिखो, ये क्या होते हैं? दूसरे स्टेप में भी O3 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन मिलकर 2O2 बनाते हैं। ये होता है। ठीक है ना? हाँ, जैसे मेरे पास में क्या होगा? H2O2 है, H2O2 वो मिलकर क्या ना है बेटा? H2O प्लस ऑक्सीजन। ये होता है। क्या कह रहे हो? ऐड करेंगे ना इन दोनों को, या फिर हाँ, तो इन सब पे तो मिलेगा वो वाला। तो क्या बोल रहे हैं? इसी रिएक्शन को तो समझा रहे हैं नीचे वाले स्टेप से, कुछ और लिख रहे हैं क्या? जैसे इसका हम लोग लिखें बेटा, इसके स्टेप 1 में क्या होता है? H2O2 डिकम्पोज करते हैं टू गिव H2 और नेशेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होगा? 2 नेशेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बना दे। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिएक्शन कैसे है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? एक्चुअल में तुम लोगों को मैकेनिज्म का पता होना नेसेसरी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब एक से ज्यादा स्टेप। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज्यादा स्टेप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप होते हैं। ठीक है ना? अगर मेरे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप of complex reaction is known as the rate determining step. rate determining step। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा बेटा? RDS। ठीक है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RDS ही लिख के लिखेंगे पूरा, RDS कौन है। ठीक है? थोड़े जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लो स्टेप जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट बताता है। तो मैं एग्जांपल दिया था साइकिल फैक्ट्री वाला, याद है तुम लोगों को? दिया। मान लो कोई साइकिल फैक्ट्री बेटा, तो साइकिल फैक्ट्री मान लो कि साइकिल के अलग अलग पार्ट, एक साइकिल का बना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
कॉम्प्लेक्स कैसे, कोई एक व्हील बना रहा है, कोई चेन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको एक डेट में काम करने को दिया गया, सब लोग लेके आ गए पूरा करके, चेन वाला लेके नहीं आया, तो साइकिल बन जाएगा। साइकिल का बनना उस पर डिपेंड करेगा जो काम सही से नहीं कर रहा है, देरी से काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम नहीं होता, जो रिएक्शन का स्टेप स्लो चल रहा होगा उसी पर डिपेंड करेगा ना रिएक्शन का होना। फास्ट वाले तो पहले हो ही जाएंगे। समझा में क्या बोलो, तो स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमेशा हम लोग स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही रेट निकालें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना? ये बेसिक चीजें थी जो हम लोग रिएक्शन के बारे में डील कर रहे थे। अब ये रेट क्या होता है, कैसे वेरी करता है, क्या क्या चीजें हैं, उसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? स्टेप 1 और 2 गाइड नहीं करोगे तो क्या नहीं मिलेगा तुम्हें? क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें? वो हो गया, बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा। इक्वेशन तो लिख रहे हैं, डोनेशन ऑक्सीजन कहाँ से आए, पहले स्टेप से आए ना, हमेशा मिलेगा। सुनो, इतना क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिक्विड रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम ये दोनों एक ही ऐसी बात है। लिखो रेट। रेट क्या होता है तुम लोगों को पता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट क्या होता है बेटा? रेट का मतलब क्या होगा? रेट का मतलब क्या? चेंज इन, बोलो ना, कॉन्सेंट्रेशन, मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, एंगल पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? ये एंगल क्या है वो 11 वालों को भी समझ नहीं आएगा, 12 वालों को आ रहा होगा। एंगल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में रोटेशन होता है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो होता है कि नहीं? रोटेट करेगा कि नहीं करेगा बीसीएल को लाइट, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना बेटा? मोल लिख दिया तो मोल फ्रैक्शन तो अपने आप से आ गया ना। ठीक है ना? चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कोई भी चीज जो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो सब, कोई भी चीज जो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सबका चेंज हम लोग निकाल सकते हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको रेट बोलते हैं। मान लो मेरे पास में रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गिविंग टू प्रोडक्ट, R इज गिविंग P, ऐसा कोई सिंपल सा रिएक्शन। ठीक है ना? थोड़ा रेट को हम लोग डिफाइन करेंगे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट के लिए कैसे डिफाइन करोगे बेटा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा P। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? माइनस मतलब डिक्रीज। समझ में आ रहा है क्या? क्या रेट नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो वेलोसिटी नेगेटिव होता है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव होता है? स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, बाकी वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटिव होता है। वो डायरेक्शन किसका वेलोसिटी नेगेटिव? सर वो डायरेक्शन बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन है ना, नेगेटिव क्यों बोल रहे? वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम बात की। रेट नेगेटिव, रेट इज वेलोसिटी ना। रेट नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाने के? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज को शो कर रहा है। प्रोडक्ट के लिए बातें करोगे तो क्या होगा बेटा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सिंपल इंक्रीज करेगा उसके लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसको और अच्छे से समझाएंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। इतना लिख दिया आप लोग? लिख लिए सर। जो अब तक लिखे थे, माइनस का डेल्टा R रिएक्टेंट के लिए R अपॉन डेल्टा T। हाँ बेटा, R रिएक्टेंट मतलब R, प्रोडक्ट मतलब P।
ये तो आर और पी से काम चला रहा है ना, लिख दिया इतना। तो हाँ यार कुछ तो बोलो तुम। वॉल्यूम के बाद क्या लिखा है? एंगल बेटा, एंगल वॉल्यूम के बाद में लिखा है एंगल। माइनस लगेगा ना? माइनस लगेगा, क्यों नहीं लगाएंगे? माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो बेटा पूरा कहानी पढ़ने को बताए, आज टेलर दे देंगे इस तरह। यदि हम 3-4 घंटे इसको पढ़ाएंगे, अभी कब तक पढ़ाएंगे? 1.5 घंटे और पढ़ाएंगे, फिर ब्रेक देंगे, फिर 2 घंटे पढ़ाएंगे। ब्रेक कितने घंटे में? आधा घंटे का। कितने घंटे का? सुनो, चलो अच्छा, इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें समझ नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन भी तुम लोग घर पे जाके आज शाम सुबह तक पूरा सॉल्व कर दो, मैं शीट दे दूंगा, जो भी दूं पढ़ा देना उसको, ठीक है? सुनो सुनो इधर सुनो, देखे जाए रेट जो होता है वो भी 2 तरीके का होता है, एक होता है एवरेज और दूसरा क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना? एवरेज का मतलब समझते हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा बेटा, है ना? इसका मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सबको पता है, ऐसा कोई है जिसको ये बात नहीं आई समझ में? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया, है ना? घर से तुम लोग जाओ बेटा, अभी जैसे तुम लोग आए हो साइकिल से, तुम्हारी स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग रही होगी, एवरेज निकालो तो 12 किलोमीटर पर घंटे आई, तो क्या वो एक्चुअल स्पीड थी तुम्हारी? और तो कभी तुम 12 से चले ही ना हो, कभी 10 से चले हो, कभी ज्यादा चले हो, कभी कम, ऐसा कुछ हो सकता है ना? 12 से तुम लोग नहीं चले, फिर भी कैसा आया? 12 आया। तो जो एवरेज होता है वो एक्चुअल नहीं होता, इंस्टेंटेनियस इज एक्चुअल। चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम लोग? इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, पहले एवरेज बताएंगे, एवरेज बताने के तुरंत बाद किसमें कन्वर्ट कर देंगे उसको, इंस्टेंटेनियस में। पूरा चैप्टर इंस्टेंटेनियस में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी इंस्टेंट पे क्या रहता है इसमें वो निकालना, इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालेंगे। तो मैं इनका डेफिनेशन लिखूं क्या? नॉट नेसेसरी, ठीक है ना? एवरेज मतलब किसी एक पूरे टाइम इंटरवल में मेजर किया गया, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पॉइंट पे तुम लोग निकालने लगो स्पीड या फिर रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस रेट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? समझ में आया सभी को? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत? चलो सुनिए सर, एक एवरेज हो गया, एक दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। अभी हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे एवरेज की, ठीक है ना? अभी लिखना मत तुम लोग, ठीक है? और सुनना, ठीक है? बट हम लोगों के पास एक रिएक्शन है, मोल्स ऑफ ए प्लस डी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, ठीक है ना? स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ए नॉट, इसका बी नॉट, ए नॉट में से कितना चला गया? ए एक्स, बी नॉट में से कितना चला गया? ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? डी एक्स। ये टाइम कितना? 0 पे, ये टाइम किस पे? किसी टी पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो तुमसे पूछो ए के रेस्पेक्ट में रेट क्या होगा, तुम लोग बोलोगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रही है नहीं? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा? ए नॉट माइनस ए एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, आया ना? तो ये कितना आएगा बेटा? माइनस का ए एक्स अपॉन टी, मतलब रेट तो गलत आ गया ना, नेगेटिव आ गया कि नहीं? इसलिए इसके पहले नेगेटिव साइन प्लेस करके इसको प्लस बना दिया। समझ में आ रहा है क्या बोलो? रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, है ना? मैं बी के एस्पेक्ट में निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा? माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, आया ना? किसके इक्वल आएगा बेटा? बी एक्स अपॉन टी के इक्वल। सिमिलरली तुम लोगों से पूछा डेल्टा बी अप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा? डी एक्स, सी था तो सी एक्स अपॉन टी,
अच्छा पूछो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा बेटा? ये आएगा dx अपॉन dx upon ठीक t. है ना? Yes sir. ये क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। ये क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, आया ना? ये क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? समझ में आ रहा है ना? जी सर. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी। समझ गए कि नहीं समझे? कोई समझ Yes गया? sir. नहीं है? नहीं है सर. देखिए सर, यहाँ से मैं x अपॉन टी निकालूं तो कितना आएगा? पहले वाले से यहाँ से x अपॉन टी बताओ कितना आएगा? अगर माइनस का 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, आया ना? x अपॉन टी निकाला इन दोनों वैल्यू से, ये प्लस का साइन हटा दो यहाँ से x अपॉन टी निकालो तो कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? समझ में आ रहे तो एक बार रेट ऑफ डिक्रीज वाला एक बार फिर से समझा दीजिए. रेट ऑफ इंक्रीज तो समझ आ गया. क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार रेट ऑफ डिक्रीज समझा दीजिए एक और बार. क्या समझाऊं डिक्रीज में? मतलब तो इसमें डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल से आया क्या है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टू क्या है? यह है x अपॉन टी। लिखा तो इसके सामने ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये रहा, इनिशियल ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल ए x अपॉन टी आ गया। क्लियर है. बेटा बेसिक मैथमेटिक्स पे थोड़ा ध्यान दो तुम लोग। माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन टी है। यहाँ से x अपॉन टी नहीं निकाल पा रहे तुम लोग। माइनस का 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसमें क्या समझ रहे ये बताओ? हो गया इतना? नो ठीक सर, है। नोट करना है. मैं तो नोट अभी करना, रुक जाओ पहले, सुनो इधर। ओके सर. देखो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अपॉन टी को उधर गलत बना दिया ना। स्पेसिफिक रेट मतलब एक्स अपॉन टी को बोलेंगे। एक्स अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्स अपॉन टी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो वीडियो सुनो। स्पेसिफिक रेट में और रेट में बेटा सिर्फ एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस होता है। 1 अपॉन ए कर दिया तो स्पेसिफिक रेट बन गया। क्या कर दिया मैं ऐसा लिखूं माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलूंगा मैं? तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। माइनस का 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख दिया तो इट इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। ठीक है ना? माइनस का 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखा तो इसको क्या बोलूंगा मैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास में किसी भी रिएक्शन का तुम लोग रेट लिखो, रेट, उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट। रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा होता है? स्पेसिफिक रेट होता है। सुनो पहले, लिखो मत बेटा, सुनते रहो। इसलिए बोल रहा हूँ लिखो मत, अभी पहले बोल के तुम लोगों को इसको लिखना स्टार्ट किए थे। सुन लो बस, लिख लेना, बाद में पूरा टाइम मिलेगा। मैं तुम लोगों से पूछो बेटा स्पेसिफिक रेट यानी बी के रेस्पेक्ट में एक्स अपॉन टी का वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा माइनस का 1 अपॉन बी डेल्टा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। कैसे बोल सकते हो एक्स अपॉन टी का वैल्यू कितना आएगा? 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से निकालोगे एक्स अपॉन टी कितना आएगा? 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। देखो बेटा रेट अलग अलग हो सकते है ना बेटा? रेट कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रेट सभी का कैसा होता है? सेम। स्पेसिफिक रेट ए के रेस्पेक्ट में निकालो, बी के रेस्पेक्ट में निकालो, एक्स अपॉन टी का वैल्यू निकालना सब जगह से, एक्स का एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, तो सब जगह से सेम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? स्पेसिफिक रेट आप किसी का भी निकालो वो कैसा रहता है? सेम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट विद रिस्पेक्ट टू ए में डिफरेंस है, रेट विद रिस्पेक्ट टू बी में डिफरेंस है।
रेट विद रिस्पेक्ट टू सी में डिफरेंस है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पेसिफिक रेट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कहानी क्लियर तुम लोगों को? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x अपॉन t का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन a डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। ये किसके इक्वल है? माइनस का 1 अपॉन b डेल्टा b अपॉन डेल्टा d। ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन c डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। किसके इक्वल है? 1 अपॉन d डेल्टा d अपॉन डेल्टा t। सबसे पहला इक्वेशन इस चैप्टर से तुम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। अब यहाँ तक कॉपी करो। सामने से जो आपने जो सॉल्व किया था वो किस तरह से सॉल्व किया? क्या बेटा? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन में लिखा है रिएक्शन को अल्फा माइनस क्या है? एक्स कैसे नहीं, एक्स तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है ना, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता रिएक्शन? इक्विलिब्रियम में पढ़ा है तो ये बात कॉपी करो इसको। हो गया? हाँ तो कौन सा डब्बा मतलब कंसंट्रेशन है तो जरूरी नहीं कंसंट्रेशन, लोग मोल्स का चेंज भी निकाल सकते हो, प्रेशर का चेंज निकाल सकते हो, सेम वे प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? देखो लिख दिया सबने? नो सर, 2 लाइन रह गई। लिखो बेटा। हो गया सभी तो? कीर्ति क्या? एक्स अपॉन डी निकाले जाओ। हाँ तो एक्स अपॉन डी को स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये लिखा है स्पेसिफिक रेट को रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तुम रेट निकालो किसी के रेस्पेक्ट में, उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ए का रेट निकाले, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा कुछ, उससे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? वो स्पेसिफिक रेट बन जाएगा, और स्पेसिफिक रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है ना? चलो सुनो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई रिएक्शन है बेटा, N2 + 3H2 गिवन टू NH3,
ठीक है ना। तुम लोगों से पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा दे दे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 10 मोल, ऐसा लिख दूं, फॉर्मेशन इज 10 to the power -2 मोल पर सेकेंड। ठीक है। तुमसे पूछे फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 and H2, निकाल सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 and H2। मुझे ये बताओ तुम लोग, देखो मत बताओ, ये सुनो बस। बेटा क्या होगा इसमें, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सबसे पहला कि माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ऐसे ना, विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ऐसा लिख सकते हैं ना इससे। तुम लोगों को क्या गिवन है, ये गिवन है क्या, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T गिवन है? नहीं। तुम्हें क्या गिवन है बेटा, तुम्हें गिवन है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, स्पेसिफिक रेट थोड़ी गिवन है, रेट गिवन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गिवन है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अगर इसको 1/2 लिख दो तो ये 1/2 मतलब स्पेसिफिक रेट बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। ये तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन है तुम लोगों को। ये गिवन है कितना, 10 to the power -2, बाकी सब तो निकल ही जाएगा। हाँ या ना, तुम्हें निकालना क्या है, निकालना है माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं निकालना, ये निकालना। हाँ तो बस ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। स्पेसिफिक नहीं सर, 1/3 भी करेंगे इसमें। क्यों करें, एक डिकम्पोजिशन रेट निकालना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2 किस रेट से कम हो रहा है। हाँ तो वही है ना, रिएक्शन करता है, हाँ उसका एब्सोल्यूट रेट निकालना है। ये निकालना है कि नहीं निकालना, हाँ या ना। तो यहाँ से तुम लोग बोल सकते हो ना डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा माइनस के साथ में है ना, माइनस का डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T क्या है, ये 3/2 इंटू 10 to the power -2, आया ना। सिमिलरली डेल्टा N2 माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T क्या है, दैट इज 1/2 इंटू 10 to the power -2। समझ में आया कैसे करेंगे। कई बार बोर्ड तो इसी क्वेश्चन पे जाकर अटक जाता है और बोर्ड में क्वेश्चन दे देता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बच्चों से नहीं होता, तो पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन पढ़ाने से नहीं होते बेटा, पढ़ाने से होते। आसान था क्वेश्चन, लिखो तो। लिख दिया ना ये, नहीं इसमें क्या कर लिखे को इतना टाइम से, 3 लाइन तो लिखनी है। लिख दिया आप लोग, क्लियर है यहाँ पे। चलिए चलो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो करो। अब हम लोग बातें करेंगे किसकी बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। बस हम लोग पूरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा बेटा, अगर मेरे पास में आर गिविंग टी तो माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या था एवरेज, इसी में क्या लगा देंगे बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का डी आर अपॉन dt। ठीक है, यस सर। ऐसे सेम प्रोडक्ट के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, माइनस का dp अपॉन dt। dp अपॉन dt,
माइनस के प्लस तो प्लस चलिए ऐसा सुनो, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कैसा होगा? 0। प्रोडक्ट कैसा होगा? बहुत ज्यादा है, खुश होकर 0 बोल रहे। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा बेटा, और प्रोडक्ट कैसा होगा? 0। ये धीरे धीरे कैसा होगा? ये कम हो जाएगा बेटा, ऐसा चलेगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। सुन लो, कोई समस्या आता है? नहीं है सर। बट y इक्वल्स टू एफएक्स हम लोगों के पास में एक है, तो मतलब कोई भी इक्वेशन, तो dy ओवर dx क्या बताता है? dy ओवर dx मतलब स्लोप, dy ओवर dx का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। बट अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैं पूछूं dp अपॉन dt क्या बताएगा? ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट हम लोगों के पास में है, तो किसी पॉइंट पे तुम लोगों को उतना इंस्टेंटेनियस है, दोस्तों क्या करोगे? है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट, है ना, ऐसे है ना, हाँ या ना। इसका कुछ एंगल होगा बेटा थीटा, ये वाला थीटा लेंगे कि ये वाला थीटा लेंगे? जो भी तुम लोग, बट हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्लोप जो होगा वो क्या होगा? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? माइनस का dr अपॉन dt, है ना। और वही क्या होगा? dp अपॉन dt, अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो प्लस के साइन के साथ में। थोड़ा इतना समझना कि रिएक्टेंट के लिए आपको एंगल फिर ये छोटा वाला लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ले लोगे ना, तो ये छोटा वाला एंगल ले लेना फिर। समझ आ रही है? 90 प्लस थीटा कैसा होता है? 10। हाँ तो उसी को तो हम लोग छोटे वाले एंगल को लेने के लिए बोल रहे हैं। बड़े वाले एंगल को तो माइनस लगा के ले लो, तो छोटे वाले एंगल को ले लो, तुम्हारी मर्जी, एक ही बात है ना। लिखो, कोई बात नहीं, मतलब लिखो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताता है हम लोगों को? इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या, बट नीचे मत टच कर देना उसको टाइम एक्सिस से। हम नहीं टकराने दिया तो तुम क्यों टकराने दो? बताएंगे कब टकरा सकता है। सर ये मैंने उसके ग्राफ को नहीं टकराया, टेंजेंट को टकराया। हाँ टेंजेंट को टकराने दो, कोई बात नहीं। उसको मैं 0 से भी टाइम एक्सिस से टच नहीं करता है, कब करता है बताएंगे। ओनली इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? आने वाला है बस। सर यानी कि जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, एक ही तरीके का रिएक्शन ऐसा होता है जो 100% कंप्लीट हो सकता है। रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया, प्रोडक्ट देता नहीं, कोई नहीं होता है। कोई नहीं तो कंप्लीट एक ही टाइप का है यार, एक ही टाइप का। नहीं दुनिया में तो एक भी नहीं होगी आइडियल। है हो जाता है। तभी तो बोल रहा है पूरा बड़ा हो जाता है, आधा हो गया। सुनो पहले इतना हुआ क्या? लिख दिए? हेडिंग लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। इस पेज को इधर ही छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे जाते। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे क्या? रेट लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो तुम लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटे लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोग पढ़ाए थे तुम्हें, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं होता। तो इसलिए हम लोग सिर्फ उसको नहीं लिखवा रहे हैं, सीधा एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे रेट लॉ, ठीक है ना। क्या लिखोगे? रेट लॉ, ठीक है। लिखो
देखो रेट ऑफ रिएक्शन इनके अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of reaction is directly proportional, rate of reaction is directly proportional to the product of, rate of reaction is directly proportional to the product of reactants, each raised with the power of, each raised with the suitable powers of, their stoichiometric coefficients, each raised with the suitable powers of their stoichiometric coefficients, each raised with the suitable powers of their stoichiometric coefficients. ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग suitable वर्ड ऐड कर दिए बस, है ना, और तो कुछ नहीं किया। चलो बेटा देखो, हम लोगों के पास में क्या है, कोई भी रिएक्शन है, A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D, इसका रेट कैसा होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B इनकी पावर n का सूटेबल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बोल रहे हो उससे पूछना मत, सुनते रहना बस, ठीक है ना। पावर क्या लगा दिया बेटा, x और y, ठीक है ना। r कैसा हो जाएगा, a कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, ये जो होता है वो जनरल रेट लॉ होता है, ठीक है ना। रिएक्शन में जरूरी नहीं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर बनेगा, इसलिए सूटेबल पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे, ठीक है बेटा। देखिए x किसके इक्वल है, y के इक्वल, y के x किसके इक्वल है, a के इक्वल, y किसके इक्वल है बेटा, b के इक्वल। अगर ऐसा होता है, तो रिएक्शन कैसा होगा, एलिमेंट्री और इट में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी सेम ही ऑर्डर आ जाता हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जिस स्टेप से तुम लोग क्या निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी उसके जैसा ही दिखने लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर a और b दोनों x और y के इक्वल नहीं, x और y a और b के इक्वल रहता है, तो जो रिएक्शन होगा वो कैसा हो सकता है, दैट रिएक्शन में भी एलिमेंट्री और दैट रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स, वो एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू a, y इज नॉट इक्वल्स टू b, इसका मतलब रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज अ श्योरिटी 100% कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आप लोग श्योरली बोल सकते हो कि रिएक्शन कैसा होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। सबसे पहली बात रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, so it is none of your business, है ना। तो अपना दिमाग इसमें ना चलाएं तुम लोग, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। रेट लॉ कैसा होता है, देख के थोड़ी बता दो कि स्टेप तेज चल रहा है स्लो चल रहा है, डायरेक्शन तुम्हारे सामने स्टेप में होता है, नहीं होता ना, एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब रेट लॉ तुम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन होगा तो क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बना दोगे बिना सोचे समझे। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में रख सकते हो, बाकी सूटेबल पावर तो तुम्हारे लिए वही है ना, या कुछ और लगा दोगे, और जो लगेगा वो गिवन होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कुछ और नहीं लगा सकते, अगर कुछ और लगाने का मन करे तो क्या करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई रिएक्शन कैसा भी गिवन है, तुम लोग क्या कर सकते हो, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही पावर बना के काम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई रिएक्शन है तो उसका रेट जो होता है वो कैसा होता है, वो गिवन होता है हमेशा, रेट लॉ उसका गिवन होगा, तुम लोगों से पूछेगा सारी डिटेल उसकी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एक्स और वाई होता है, एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ए प्लस बी को नहीं बोलते बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा तो रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा 100%,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बेटा x प्लस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है बेटा? 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो जाती है, ठीक है बेटा? फ्रैक्शन हो सकता है, लिखो पहले इसको। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है बेटा, ठीक है ना? 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन। देखिए सर, सर ये बताइए, सुन लो छोटी सी बातें बताएंगे बेटा। अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है? 0 है या नेगेटिव है या फिर कैसा है? फ्रैक्शन, तो वो रिएक्शन कैसा होगा बेटा? दैट रिएक्शन विल बी 100% कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट रिएक्शन विल बी 100% कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर किसी भी रिएक्शन का है, कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर, तो इट मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। इट मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया जिस समझ, तो तुम्हारा जो पूछ रहे हो उसका आंसर देंगे, बस बेटर हो तुम, ठीक है? तो तुम लोग जो ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन कर लो। इट मे बी कॉम्प्लेक्स और इट मे बी एलिमेंट्री, है ना? समझ आ रहा है? नहीं आया समझ? कुछ आया? नहीं आया कुछ? चलो बेटा बातें करेंगे थोड़ा थोड़ा इसकी, अभी थोड़ा सा बात करेंगे। ये क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो अगर ये ऐसा कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन पर रिएक्शन कैसा होगा? 100% कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन कैसा है बेटा? पॉजिटिव। अगर उसका ऑर्डर पॉजिटिव है तो इट मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, वो कुछ भी हो सकता है। अब सोचो जब तुम्हें लिखना होगा तो तुम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे बनाओगे ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कभी 0 आ सकता है? नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कोई फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं हो, तो नहीं हो सकता। तो रिएक्शन कैसा होगा? सर मैं बताऊं चीज कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट को है ना हम इधर लाके रखते हैं, तो भाई सुनो प्रोडक्ट को सेंटर डिवाइड करते हैं, इसको जैसे दोनों x को ऐड करते हैं, देन दोनों सुनो बेटा, एक रिएक्शन है 2a गिविंग b, इसका अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सुनना बस, ठीक है ना? एक हम लोगों के पास में क्या है बेटा? b गिविंग d, ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका क्या है? स्लो स्टेप, ठीक है ना? तो इसको हम लोग b इंटू बी प्लस सी लिख लें, कोई दिक्कत? ऐसा भी लिखना चाहे, जो भी तुम लोग लिखना चाहो वो लिख लो, ठीक है? थोड़े समझने का कोशिश करना कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसा हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है? ये कोई रिएक्शन है हम लोगों के पास में जिसमें क्या हो रहा है? ए जो हो रहा है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है बेटा? ए गिविंग बी, ए गिविंग यू सी प्लस डी, ऐसा बनेगा ना? दोनों का ऐड कर लोगे तो जो ही बने उस रिएक्शन का, ठीक है? देखो तुम लोगों से पूछे इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो तुम लोग बोलो रेट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे बोलोगे ना? ऐसे बोलोगे कि नहीं? हां सर, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना? के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका अपना के होगा के प्राइम, तो के 1 मान लेते हैं, ठीक है? इसका अपना के इक्विलिब्रियम होगा बेटा, किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना आएगा? वो आएगा के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, बी को उठा के यहाँ रख दो, ये आएगा k1 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये k इंटू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये है तुम्हारा रेट एक्सप्रेशन। समझ आया कि नहीं आया? ये तो है ना रेट ऑफ द रिएक्शन, दोनों स्टेप से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? समझ आया मैंने क्या बोला? कोई समस्या हुई बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ बी तो उसी से निकलेगा ना, इक्विलिब्रियम वाले से।
समझ गए? ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा है? पॉजिटिव। सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा है? मिल गया नेगेटिव। अच्छा हाँ उसकी पावर टोटल भी नेगेटिव आ सकता है, मैं रिएक्शन लिख दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली में सारी कहानी इक्विलिब्रियम है। सुनो, ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो x है ना, x जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, x क्या है? x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिहाया ना। x क्या है? a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। y क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? अब सुनो, पहले यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। b के रेस्पेक्ट में कितना है? तो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। जीरो ऑर्डर की बात करें तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है जीरो ऑर्डर का ही होता है, और एक्सपेरिमेंटल है। अब निकालोगे कैसे? एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे ना, कि कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे? सुनो सुनो बेटा, भी लिखो मत, सुन लो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को करना क्या है। लेबोरेटरी में गए बेटा, NH3 डिकम्पोज कर रहा था किसमें? N2 और H2 में। इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया, कितना मोल? 10 मोल। कुछ रेट आया होगा R1, मोल बढ़ा दिए, कितना कर दिए? 20 मोल। रेट चेंज नहीं किया। 30 कर दिया, रेट चेंज नहीं किया। 40 कर दिया, रेट चेंज नहीं किया। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ ना रेट कैसे लिखोगे? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का, NH3 का स्क्वायर लिखते तुम लोग, लेकिन क्या इस पर डिपेंड कर रहे हैं? नहीं डिपेंड कर रहा। रेट इज के एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट किए, जाके डाल के देके नहीं चेंज किया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी करो, आ जाएगा सब। बता दें, लिखो। चलिए लिखो, सब समझ में आ जाएगा। लिखो तो सही। ये लिख दिया पूरा? यस सर। ये लिख लिया। एक्स क्या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई के लिख लिया। सब बताएंगे बेटा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? रेट चेंज नहीं हो रहा कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। सर ये दोनों एक्सपोनेंट में है, अगर y है वो y वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, सही बोल रहे हो। वो 0 बता देंगे बता देंगे बेटा, बता देंगे, अब बता देंगे। आपने एग्जांपल दिया। हां वही तो 2 की पावर माइनस लिख दिए इतना वाला, ये वाला पेज। 10 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b डिस्कस मत करो, बस लिखो अभी। हो गया। ये लिखो, तुम बता रहे थे कैसे कैसे लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, कहीं पे लिखो जिससे समझ में आ जाए चीजें। रेट ऐसे निकाला जाता है, बताएंगे अभी कैसे निकाला जाता है रेट। तो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक कर रही यही करेंगे बेटा, और क्या हमारे पास में कुछ है थोड़ी मेजर करने के लिए रेट ऑफ एक्सेस। और तुम्हें समझाएंगे कि होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है ये चीजें, है ना। चलिए रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है जो आपने किया। बेटा इस रिएक्शन का रेट निकाले जिसका एक स्टेप रिवर्सिबल है, एक स्टेप में इक्विलिब्रियम आ रहा है, दूसरे वाले में नहीं आ रहा, तो हो सकता है ना। तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे शीट में ऐसे, तो पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बोलोगे k1 इनटू k। जो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल आएगा? k1 इनटू k इक्विलिब्रियम के इक्वल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई स्टेप इक्विलिब्रियम में, किसी भी स्टेप में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वहां से उठा के कॉन्सेंट्रेशन पुट करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो स्लो स्टेप जिंदाबाद, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो बेटा जो चीज इक्विलिब्रियम पे था वहां से उसका स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन डालना पड़ेगा ना इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ गए? लिख दिए। अब तुम बताओ आयुष, उस वाले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें रेट जो होगा वो NH3 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा?
मैं पूछ रहा हूँ कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मैंने जीरो नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट करे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में पहले कंसंट्रेशन कितना था 10 और रेट कितना था R1। 20 का रेट कितना है उतना ही, 30 का रेट कितना है आ रहा था, इंडिपेंडेंट हो गया। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन भी हो सकता है। समझ आ रहा है? कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? हाँ, स्लो स्टेप से रेट निकाल दिए। रेट कौन बताता है? स्लो स्टेप बताएगा। बी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से लाए? इससे यहाँ ला के रख दी बी का कॉन्सेंट्रेशन, आ गया रेट। किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का। ए के रेस्पेक्ट में क्या है 2, बी के रेस्पेक्ट में क्या है और सी के रेस्पेक्ट में क्या है -1। समझ आया? सर नेगेटिव का मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जब हम 1 गिलास पानी में अगर चीनी घोलते तो अगर जब मोल्स चीनी के कम रहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहता है, मोल्स बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। ये नेगेटिव ऑर्डर का हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओजोन का भी टूटना जो होता है O3 से O2 बनना, उसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑर्डर मिलता है। ठीक है, सुनो देखो एक्चुअल में करते क्या है बेटा, इसको लिखना है तुम्हें, इसमें कुछ बताया नहीं बेटा लिखने को। रेट 1 R1 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 10 20 30 40 लिख लो। ठीक है, सुनो 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 पहले सुनो। देखो मान लो एक रिएक्शन चल रहा था A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ठीक है ना? तुम लोग क्या करोगे बेटा, लैब में जाओगे, एक टेबल बनाओगे, है ना? यहाँ क्या लिखे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना लिए, यहाँ किसका कॉन्सेंट्रेशन B का, यहाँ पे लिखेंगे रेट। ठीक है, A का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1, ये कितना 0.1, रेट कितना मिला, ये कितने रखे बेटा 0.1, ये कितना कर दिए 0.2, रेट क्या हो गया, ये कितना रखे बेटा 0.2, ये कितना रखे 0.1, रेट कितना हो गया। कुछ ना कुछ चेंज, मान लेते इसको R3 मान लें, क्या समस्या। ठीक है, इसका रेट क्या होगा बेटा, रेट ऑर्डर क्या लिखोगे, K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X B टू द पावर Y। हमें नहीं पता X Y क्या है, लिखेंगे R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। R1 लिख लें पहले, अलग अलग डिवाइड, चलो R1 लिख लेते हैं। R1 किसके इक्वल होगा 0 K इंटू 0.1 की पावर 0.1 की पावर Y। R2 किसके इक्वल होगा बेटा, K इंटू 0.1 की पावर 0.2 की पावर, डिवाइड कर दो, ये गया। एक्स वाई सेम रहेंगे मतलब ओके, चेंज होंगे। समझ आ रहा है? सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, y आ जाएगा, ऐसा x आ जाएगा। पता चल गया किस ऑर्डर का रिएक्शन है, रेट लॉ पता चल गया, ऐसे निकाला जाता है रेट लॉ। तो समझ आ रहा है ना? एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है टेबल बना के, उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा गूगल पे पढ़ी है, 12th की बुक लाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईआईटी में टेबल वाले क्वेश्चन पूछे नहीं गए या फिर बहुत कम पूछे गए, कोई गलती से एक तो मिलेगा, कर लेना, आदत में अच्छी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, जरूरी है। ठीक है, अगर आईआईटी की वर्कशीट सॉल्व करोगे तो टेबल वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, बाकी तो तुम उठा के करोगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से बेटा R1 देखो, जो चीज कांस्टेंट है इनको मैं डिवाइड किया, इसको गायब करने के लिए इनको डिवाइड कर दूंगा मैं, फर्स्ट और 3 को, B को गायब हो जाएगा, X मिल जाएगा। ये सोचना है तुम्हें किसको डिवाइड करें किसको ना करें, कहाँ से X Y निकाल सकते हैं, ऐसा तुम्हें सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? X Y मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा, ऑर्डर A के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा, B के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सर एक बात बोलिए, सर हमने सर जैसे 0.1 लिया था 0.1 लिया था और हमने सर 0.01 लिया है और सर हमने लिखा था R1 यानी कि मैंने भी R1 की और बाद में R1 हो गई, तो उसके रेस्पेक्ट में 0 हो गया ऑर्डर। सर x पे 0 लेना, हाँ, हम लोगों ने यहाँ x का कंसंट्रेशन चेंज किया और इसका रेट चेंज नहीं हुआ, मतलब A के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, B के रेस्पेक्ट में कितना आएगा वो निकाल लेंगे, 0 प्लस वो मिलाएंगे, ऑर्डर बोल देंगे रिएक्शन का, ऐसे लिखा जाता है। समझ आया क्या? कोई समस्या हुई?
लिखा है सभी ने? यहाँ से R1 कितना बेटा? 0.1 की पावर k इंटू 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। R3 किसके इक्वल है बेटा? k इंटू 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y। डिवाइड कर दो, यहाँ से निकल के आ जाएगा बेटा x मिल जाएगा। x प्लस y क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। x प्लस y क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ बेटा कुछ भी पूछ ले, जो भी कहानी पूछे टेबल में दे देगा, फिर इसके आगे ब्लैंक स्पेस दे देता है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, ऐसा भी दे देता है। मतलब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, बाकी है। समझ गए क्या? आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसके बेस पे एनसीईआरटी का लास्ट पेज छोड़ के क्वेश्चन नंबर 26 तक शायद तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। 26 है ना लास्ट वाला, SO2Cl2 वाला क्वेश्चन? नहीं पता तुम्हें? SO2Cl2 वाला क्वेश्चन कौन सा? टेबल बना के देखी नहीं है? प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गए? बोर्ड्स में अगर अच्छी लेवल की पढ़ी तो फिर तो अच्छी बात है। बुक्स बोर्ड्स में अच्छा लेवल का बुक पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आए। सर मैंने पूरा लेके आया हूं। मैं तो खाली एनसीईआरटी पढ़ी थी 10th तक। हां तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी से तो क्लास है, यही देखना तुम्हें आना चाहिए, फिर से हो जाएगा। सुनो बेटा, बात मत करो। जितना हो गया हुआ ना, इतना अभी नहीं कर लिया सही से, तो इसमें छोटा करने को क्या लेके आए हम? ये नहीं लेके अब तक, तो वो क्यों नहीं लिखे? वो लिख लेते तब तक। सर वो क्या लिखे आप लोग? सॉल्व x के नीचे, अरे x प्लस y ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सुनो, सही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो ये क्या सिंबलाइज करता है? किस ऑर्डर का रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, बेटा इसी के वजह से पढ़ेंगे चैप्टर। अभी स्टार्ट कहां से चैप्टर? सुनो सर, सुनो इधर देखो। देख सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है? जीरो ऑर्डर का हो सकता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना बेटा? मतलब रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट, तो रेट कैसे लिखोगे बेटा? के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, यानी R इक्वल्स टू के। ऐसा देखिए जिसमें रेट क्या होता है, जिसमें रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन, अपॉन द इनिशियल। बेटा बातें मत करो, सुनते रहो, इलेक्ट्रॉन साथ में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकर। देखिए बेटा, अगर मैं रेट का कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? रेट इज कांस्टेंट। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेट कांस्टेंट मतलब तुम यहाँ से चले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते रहोगे, 10 से, आंधी तूफान है कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? कितने से चलोगे बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? समझ आ रहे हैं? देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मेरे पास में, फर्स्ट ऑर्डर का मेरे पास में रिएक्शन है, तो रेट कैसा होगा बेटा? मेरे पास रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट कोई रिएक्शन हो तो R will be equals to K concentration of reactant to the power 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकर। मतलब इनका मतलब ये है कि मान लो बेटा ये तुम लोग यहाँ से चले, यहाँ तक जाना है, यहाँ पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? जैसे तुम लोग इसके पास जाते जाओगे, तुम्हारी स्पीड कैसे होती जाएगी? स्पीड होती जाएगी कम, जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे वहां। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा, रेट स्लो हो जाएगा। ध्यान है ना? रिएक्शन को स्टार्ट करने के जस्ट बाद रेट कैसा हो गया? स्लो।
उसके जस्ट 1 सेकंड बाद रेट कैसा हो गया, स्लो। समझ रहेगा नहीं क्यों? जब 0 हो जाती है रिएक्टेंट था पहले कितना, 40 ग्राम, 1 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। कंसंट्रेशन कम होगा, रेट भी कम होगी। बट सर रिएक्शन तो चलती रहेगी ना, रिएक्शन चलती रहेगी, रेट कम होता रहेगा, रेट कम होता रहेगा, एक्सेलरेट करेगी, रिटार्ड करेगी। रेट कम होता रहेगा। समझ रहेगा नहीं आ रहा? रेट कम होता रहेगा और रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जितना कम रिएक्टेंट उतना कम रेट। समझ रहेगा नहीं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन। रेट का, अगर मैं रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूं कैसा आएगा बेटा? घटता हुआ चला जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, और क्या होना है? स्लोप तो नेगेटिव नीचे की तरफ आ गया, मतलब स्लोप नेगेटिव। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? बना लोगे बेटा, सेकंड ऑर्डर का बना लोगे ऐसे ही आएगा सेम। ग्राफ जो आएगा वो सेम ही आएगा, लगभग में थोड़ा सा स्लोप का डिफरेंस रहेगा, उसमें ज्यादा स्लोप ही रहेगा पैराबोलिक कर्व जैसा y इक्वल्स टू kx स्क्वायर वाला, इसमें थोड़ा कम रहेगा। अरे लीनियरली वेरी करेगा क्या ग्रेड? सर क्योंकि पावर तो 1 है ना बेटा, रेट जो होगा वो धीरे 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 कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, से कम कंपेयर करेंगे ना बेटा, कंपेयर मत करो y इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर की, सुन लो, सेकंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं बेटा, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, R will be equals to K concentration of reactant square, R will be equals to बेटा rate is directly proportional to concentration of reactant square, ऐसे ना, directly proportional to the initial concentration of reactant taken, तो बेटा इसका भी रेट जो होगा वो कम ही होता रहेगा, ज्यादा स्लोप के साथ में आएगा। ठीक है ना, लेकिन ग्राफ क्यों रहेगा वो सिमिलर दिखता है। रेट का अगर उन्हें बनाए तो एक जैसे दिखेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ड्रॉ करो आप। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में सुनो, क्या तक क्लियर है? कोई समस्या? लिखो स्यूडो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर समझ में आया? ये लिख दिए, मतलब सारी जिंदगी और लगाते रहो। ठीक है, कहीं तक भी हो सकता। क्या कर रहे थे तुम? ग्राफ बनाना है, पीछे वाले को कॉपी कर दो, कट पेस्ट। बेटा केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर तो ऐसे होते हैं फिजिकल के। सुनो सुनो बेटा सुनो, देखो आगे लिखोगे स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर कुछ और होता है, वेव कुछ और तरीके से चलता है ना। स्यूडो मतलब, स्यूडो को एक स्यूडो मतलब नॉट ट्रू, पीछे हम लोग बात किए थे, और जो ऑर्डर उसका है वो एक्चुअल ऑर्डर नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा इसका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और होता है और वेव किसी और ऑर्डर की तरह करता है, कैसे करता है वो दिखते हैं। ठीक है ना, मानो मेरे पास में a प्लस बी गिविंग यू c प्लस डी कोई रिएक्शन है, सुन लो बेटा, इसका रेट कैसे लिखोगे, k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x b टू द पावर y, ऑर्डर क्या होगा इसका, x प्लस y, समझ आ रहे हैं? ऑर्डर क्या होगा, x प्लस y, ये रियल ऑर्डर है, इसको होना चाहिए ऐसा। देखो बेटा हम लोगों ने इसका कितना मूल्य लिया 10, इसका कितना लिया 1000। ठीक है ना, इसका मूल्य कितना लिया 10 लिया, और दूसरे वाले का कितना लिया 1000। जब तक हम लोग किसी को एक्सेस में नहीं लेंगे तो रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर नहीं होगा। हम लोग किसी को पानी में डाल दिया तो पानी कैसा होता है एक्सेस में, रिएक्शन कैसा होगा स्यूडो ऑर्डर। तो स्यूडो ऑर्डर कब होता है उसकी बात करेंगे ना बेटा। तो स्यूडो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे, एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। ठीक है ना, सुनो वो लिखो मत, सुनो एक्सेस में लेने का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है ना, समझ गए? चलो बेटा ए हम लोगों के पास कम है, अरे हाँ या ना, तो ए कहाँ है, और बी कितना है बेटा हम लोगों के पास बहुत ज्यादा। ठीक है, ये टाइम कौन सी वाले की बात है बेटा 0, यहाँ पे टाइम आ जाएगा बेटा कौन सा वाला, एंड पॉइंट खत्म हो गया मान लेते हैं रिएक्शन।
मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम बाद जिंदगी निकल गई, उसको खत्म होते होते एक टाइम पे खत्म हुआ, ठीक है बेटा। तो बेटा एक टाइम पे जाके जीरो हो जाएगा, ये टाइम पे जाके बेटा कितना हो जाएगा, इतना आता है ना, मतलब बेटा कितना, ये कितना था 1000 से कितना हो जाएगा बेटा 990, वो थोड़ी जीरो हो जाएगा, तो उसको जीरो करना है, कैसे हो जाएगा, एक मोल से रिएक्शन कर रहा है तो एक के 1000 मोल से रिएक्शन करेगा बैलेंस करने पे, उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। और क्या लिखा, ठीक है 990 हो जाएगा 990। सुनो शरीर क्या हुआ, देखो हुआ क्या कि ये बहुत बड़ा वैल्यू बेटा 1000, 990 और 1000 लगभग एक ही ऐसी बात है ना, ज्यादा डिफरेंस है क्या। देखो यहाँ पे सोचो, देखो किसी टाइम इंटरवल में तुम लोग जब रेट इसको देखोगे ना, रेट देखोगे तो किसी टाइम इंटरवल में जाके देखोगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, हो सकता है 7 होगा, या कितना हो गया 3-4 हो गया। यहाँ पे कैसा होगा बेटा, ये 997 से कितना हो जाएगा 993, ये दोनों वैल्यू कैसा है बराबर, ये वैल्यू कैसा है इसका डबल से भी ज्यादा, अरे आया ना बेटा। बी को हम लोग एक्सेस में लिए, बी को एक्सेस में लेने से क्या हुआ, बी को एक्सेस में लेने से ऐसा हुआ कि हमको लगने लगा बी कांस्टेंट है, इट अपीयर्स दैट द concentration of B remains constant during the reaction, अरे हाँ या ना, कोई समस्या, remains constant during the reaction। हमें लगने लगा कि B का concentration कैसा है बेटा, B का concentration during the reaction कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना, there is no change in the concentration। चलो मैं बोलूंगा रेट इज के concentration of A to the power x into B to the power वही, बट ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये कैसा होगा, जीरो कैसे हो जाएगा, ये कैसा होगा बेटा कांस्टेंट, ये कैसा है कांस्टेंट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, सो वी गेट अनदर कांस्टेंट k प्राइम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट k प्राइम, कंसंट्रेशन ऑफ A to the power x। तो अभी ऑर्डर कैसा हुआ इसका, ऑर्डर कितना हुआ, तो दिस रिएक्शन इज स्यूडो एक्स ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, दिस इज स्यूडो एक्स ऑर्डर रिएक्शन, समझ आया कि नहीं आया। एक्चुअल ऑर्डर क्या था x प्लस वाई, वेव कैसे कर रहे हैं x की तरह, कैसा रिएक्शन है, क्या एक्चुअल ऑर्डर x है, नहीं, क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग b को एक्सेस में उल्टा कर देते, a को एक्सेस में लेते तो क्या हो जाता है स्यूडो वाई ऑर्डर हो जाता है। तो हम लोग किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते तो लिख लेना, व्हेन एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस देन द रिएक्शन बेयर्स एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। हम लोग किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेंगे तो रिएक्शन कैसा दिखता है, स्यूडो ऑर्डर जैसा दिखता है, लिख दिए, क्या करते हैं लिखो जल्दी से, ये लिखना है बेटा, ये लिख दो तो हमको मना कर, तो 990 दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया, देखो कितने इजी चैप्टर्स है ना, पैरेलल तो है ही, और क्या, लोग तो बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन फिर अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग प्लॉट लगाए तो ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही प्लॉट करो, एक बहुत बड़ा सा कॉपी लेके आओ, इसमें 100 और 1000 को अलग अलग मेंशन करो, 10 और 1000 को, तब बनाओ, ठीक है बेटा, समझो बस समझो, लाइन को मत देखो किधर जा रहे हैं, समझना जरूरी, हम क्या कह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, स्केल वगैरह लगा के नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं
ठीक है, हो गया। आपने सर एक बार दिया था 1.7 और 1.71 अब सर हमें वो करना है कहीं तो ये नीली सेवन को मैं नहीं लगा देता नहीं सर ने बताया कि हां लगाना पड़ेगा बेटा, आज तुम सारी पूरी केमिस्ट्री में नेग्लेक्ट करते चले जाओगे। 2 = 3। सर एकदम पता नहीं है कैलकुलेशन की खराब खराब जो कौन? सर आप जो डेटा देते थे ना वो बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कोई भी बुक उठा लें डेटा इतना अजीब सा देते हैं। बेटा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, डेटा वो देते बेकार तो क्या फर्क, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना फिर वो। डेटा जो मुझे लगता है कैलकुलेशन करा जाते हैं थोड़ी सी। मैथ्स में क्या करते हो तुम? जबरदस्ती की कैलकुलेशन ही तो है, जबरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं है, वहां तुम्हारा दिमाग चलता है, कैलकुलेशन करना ही है, समझ गए? यहाँ चाहते हो तुम्हें कैलकुलेशन इजी मिले, सुनो स्यूडो डायरेक्शन समझ गए। सिमिलरली हम लोग क्या करें बेटा, when A is taken in axis, A is taken in axis, बेटा A को हम लोग ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे pseudo y order reaction, it is pseudo y order reaction। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको लोग क्या बोलेंगे बेटा, pseudo y order reaction, ठीक है ना। हम लोग अगर B को एक्सेस में लेंगे तो कैसा हो जाएगा, it is pseudo y order reaction। समझ गए यहाँ तक? कोई समस्या किसी को इसको समझने में आया क्या? ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे pseudo y order reaction। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। हाँ अभी क्या 1 सेकंड लिखना होता है तुम्हें, ये नहीं लिख सकते खुद से, एक बार पढ़ के पढ़ तो लिया करो बेटा, एक बार हो गया इतना। चलिए फिर सुनो, देखिए हम लोगों के पास में रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट क्या है के, इसका यूनिट की बात करेंगे। देखो बोर्ड में तो यूनिट के बेस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यूनिट मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, पूछे कौन सा वाला ऑर्डर करे, पूछते हैं ना, यूनिट के बेस से क्वेश्चन पूछ जाता है, यूनिट, ठीक है ना। यूनिट क्या है उसका, ये यूनिट दे देगा, पूछ देगा ऑर्डर क्या। देखो रेट का यूनिट क्या हो, रेट क्या होता है बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है ना, कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे ना। चलो सुन लो बेटा सुन लो, देखो रेट क्या होता है, रेट इज के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x, थोड़ा के क्या होगा, तो रेट इनटू 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x। देखो रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड इनटू 1 ये क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द मोल पर लीटर टू द पावर। देखो बेटा x का वैल्यू कितना हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास में कैसा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो x का वैल्यू कितना हो जाए, तो रेट का k का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मेरे पास में कैसा होता है फर्स्ट ऑर्डर होता तो बेटा x का वैल्यू कितना हो जाता 1, तो बेटा k का यूनिट क्या हो जाता पर सेकंड। मैं जो पर सेकंड अगर लिख रहा हूँ ना तुम लोग समझ सकते हो, जो मोल पर लीटर की जगह पे प्रेशर का भी कोई यूनिट हो सकता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन मोल, चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते थे, ATM पर सेकंड, ये पर सेकंड या पर आवर पर ईयर, ऐसा हो सकता है ना, तो समझ सकते हो कि नहीं, टाइम का इनवर्स हो गया है ना। जैसे तुम लोगों से पूछा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर, तो x का वैल्यू क्या रख दोगे इसमें 2, k का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे ना। सर सेकंड इनवर्स क्या है, हाँ अच्छा ठीक है आएगा आ गया, देखो तो
लिख दो दे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह वेरी करती है पानी की। क्या वो भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरी करता था उसकी भी तो यूनिट वेरी करती है सर। के हां डिपेंड के किससे डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। हाँ यूनिट तो वेरी करेगा वही तो कह रहा हूं। वही यूनिट वेरी करता है। के बारे में पहले लिख दिए, इसको चेंज मत कर देना टेम्परेचर के अलावा कौन सा गलत चीज है। इस पर डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो थोड़ा ठीक से पढ़ते रहो। समझ गए क्या? तो उसमें s माइनस नहीं s प्लस का होता है। हाँ नहीं s माइनस ठीक है, किसी का भी निकाल लोगे? कोई समस्या? चलो फिर देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अभी तो जो लिखे थे वो कौन से थे बेटा? डिफरेंशियल थे, डी के रेस्पेक्ट में लिख रहे थे ना, है ना? ये देख क्या लिखे? डिफरेंशियल माइनस का डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, चैप्टर का स्टार्टिंग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना? दिस ईयर स्टार्टिंग चल रही है। अब तक जो पूरा कहानी पढ़ा है वो सब बेसिक था, उसको एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेना, 2-4 सेकंड में खत्म कर लेना उसको। यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को मिलेंगे। आज जो पढ़ाएंगे उसके बेस पे सीट का लगभग 80-90% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। बाकी जो बचा उसको पढ़ाने के लिए 4-5 घंटे हम लेंगे, ठीक है? तो ज्यादा भी लेना पड़ जाए, हमने जो डिपेंडेंस को समझाना है और भी चीजें हैं तो समझानी है, ठीक है? और हम सोच रहे हैं कि इसके हम लोग इसके अगले हफ्ते रेडियो एक्टिविटी को इसके साथ उड़ा देंगे पूरे, बिल्कुल एक जैसा ही है ना, ठीक है? और फिर हो सकता है कि अगले हफ्ते में वो खत्म करके हम लोग क्या स्टार्ट कर दें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर थर्मो बचेगा एक चैप्टर फिजिकल का, उसके तुरंत बाद फिर वही करेंगे, फिर कुछ और ऑप्शन नहीं बचता है। और इन लोगों का फिर हमारा फिजिकल पूरा हो जाएगा, ऑर्गेनिक चलिएगा, ठीक है? इन लोगों के लिए ऑप्शन में रख के चल रहे हैं थर्मो को भी, ज्यादा उसको स्ट्रेस लेके तुम लोग क्वेश्चन करना करो तो भी काम चल जाएगा। इजी चीजें पहले खत्म कर लेते हैं इस वजह से, ठीक है? तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा होता है, आइडेंटिकल, ठीक है ना? 100% आइडेंटिकल क्वेश्चन, बस ये कि कौन क्या टूट के क्या बनता है वगैरह वगैरह, ये 2-4 कहानी तुम लोगों को ठीक ठाक से समझानी है, याद करनी भी है तुम्हें, वो उससे हो जाएगा, ठीक है? हाँ 2-4 चीजें रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह के लाइफ साइज के बारे में थोड़ी बहुत बातें बतानी है, मतलब ये कि समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ये अगर ठीक से कर लिए एक हफ्ते में प्रैक्टिस तो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हम लोग बातें करेंगे, वो तो कुछ करना कुछ नहीं, इंटीग्रेट करके आंसर देना है बस। इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को? बेसिक आता है ना, उसी से काम चला लेंगे, ठीक है? देखो अब तक हम लोगों ने रेट की बात करी है, हम लोग बातें करेंगे रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो किससे करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है ना? हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, और 2-4 बातें। सबसे पहले हम लोग बातें किसके लिए करेंगे बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है? जीरो ऑर्डर में क्या होगा? रिएक्टेंट इज गिविंग यू प्रोडक्ट, आर कैसा लिखा जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0। और रेट का मतलब क्या होगा बेटा? रेट को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, माइनस का dr अपॉन dt, अरे हाँ या ना, इज इक्वल्स टू के, समझ गए? इसको लिख सकता हूं मैं, dr विल बी इक्वल्स टू माइनस का के dt। अब क्या करें? इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट कहां से लगाए बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन से, इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से, ठीक है ना? डी आर का क्या होता है इंटीग्रेशन? हाँ
आर होता है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी इक्वल्स टू माइनस का के टी। समझ गए? बस बेटा के किसके इक्वल आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। समझ गए? सुनो देखो मैं जो आर नॉट और आर लिख रहा हूँ ना तुम लोग इनकी जगह पे क्या कर सकते हो। मान लो कोई रिएक्शन चल रहा था ये वाला, ठीक है ना, इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ए, अब कितना बचा ए माइनस ए एक्स, है ना, कुछ ऐसा बच जाएगा ना, कुछ चला गया इसकी जगह रख सकते हो। वो चीजें भी जरूरी नहीं है, तुम लोग लिखना जानते हो ये चीजें, ये क्लियर है? ऐसा लिखो मेरे हिसाब से तो ज्यादा ठीक है। सुनो देखो इस इक्वेशन को देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हो इसको? ऐसा लिखो आर इज इक्वल्स टू, और इसको लिखो आर इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस आर नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ ना। यहां से देखो ना आर नॉट को इधर ले आया, ठीक है। concentration of reactant versus time, concentration of reactant versus time, तो बेटा क्या y इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट होगा बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नीचे की तरफ आएगा, यहाँ आकर टच करता है, ठीक है ना। स्लोप कितना होगा माइनस के, स्लोप कितना होगा माइनस के। दिस इज द ओनली रिएक्शन which is completed, which is 100% completed। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी रिएक्शन का ग्राफ अगर टाइम एक्सिस को टच कर जाए मतलब जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। समझ आ रहा है क्या? कॉपी कर लिया पूरा कहानी। कंसंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आता है समझ में आता है? रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में बना दिए कि नहीं बनाए पीछे? नाइस। और भी चलो ग्राफ को डिस्कस करते रहेंगे। हो गया? ट्वेल्थ वाले चैप्टर से ही लिए सारे के सारे। यार बोर्ड का अपना पॉलिसी भी है जिससे बच्चा अच्छा स्कोर कर सके। 9th 10th भी सेम है, 10th में तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो 11th पढ़ने का 12th तो इजी लग रहा है। जीओसी पढ़ा रहे ना, फाइटो कार्बन और खत्म हो जाए ना तो फिर ऑर्गेनिक में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगी साहब उसमें ऑर्गेनिक पूरी की पूरी। हाँ कॉन्सेप्ट तो बेटा जीओसी में खत्म हो जाता है, सब कुछ उधर ही आ जाता है समझ, कुछ नहीं बचता, फिर रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे। सर जो माइनस के साथ था उसका क्या हुआ? माइनस बेटा माइनस स्लोप भी तो माइनस है ना, नेगेटिव देखो माइनस के। नहीं जब आपने इंटीग्रेशन कराया नीचे वहां पर के साथ में माइनस दे रहा रखे तो माइनस साथ में वापस रखे, देखो माइनस के को तो साथ में रखे ही। सुनो सुनो इधर क्या कर रहे हो तुम? करवा दो फाइंड करवा, रख लो जल्दी से। सुनो सर सुन लो,
देखिए सर, लिखो हेडिंग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? टाइम at which half of the reactant is converted into product। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका हाफ लाइफ बोलते हैं। आधा प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा हाफ लाइफ नहीं होता। वो तो दोनों बातें हाफ लाइफ के लिए दोनों बातें कहने में सेम है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे। आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। बोलो आधा बचा, ये बोल दूं क्या? बोल सकते हो कि आधा जब कन्वर्ट होगा तो आधा बच गया, लेकिन हाफ लाइफ के लिए बातें ठीक है, ठीक है ना? तो मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, मैंने क्या बोला? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आप लोग कितना कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम लोग उसका लाख बोल रहे हैं। मैं बोलूँ 3/4 लाइफ क्या होगा? when 3/4 of the reactant is converted into product। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो 1/3 लाइफ क्या होगा? when 1/3 of the reactant is converted into product, 1/3 तो लेफ्ट नहीं होगा ना फिर, तो लेफ्ट के हिसाब से सोचना ही बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट के हिसाब से, ठीक है ना? when half of the reactant is converted into product, देखो बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसका? R0, ऐसे ही है ना? हम लोग हाफ लाइफ की बात करें तो टाइम कितना लिखेंगे? टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है? T हाफ से। हाफ लाइफ पे जाके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा? R0 था इनिशियल, उसमें से कितना कन्वर्ट हो गया बेटा? आधा कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा? R0/2 बचा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा K इज इक्वल्स टू R0 माइनस R/T है, आया ना? तो मैं हाफ लाइफ बोल सकता हूँ T हाफ विल बी इक्वल्स टू R0 माइनस R0/2 अपॉन K, ऐसे है ना? तो दिस इज R0/2K। कितने आएगा कि नहीं आएगा? बट याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू R0/2K। R0/2K जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, बट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रेट इंडिपेंडेंट था कि नहीं था? हाफ लाइफ डिपेंड करता है कि नहीं करता? लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा रहे हैं? जीरो ऑर्डर पढ़ा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना लिया? 10। हाफ लाइफ कितना है? 5। ये 20 कर दिया तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 10। डबल कर दिया कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ कैसा हो गया? हाफ लाइफ हो गया कैसा? डबल। कंसंट्रेशन कर दिया आधा तो हाफ लाइफ कैसा हो जाएगा? आधा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कंसंट्रेशन को चेंज करने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ सेम हो जाता है, मत चेंज हो जाता है। क्यों? सुन लो बेटा, थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है? 200 मीटर का डिस्टेंस तुम्हें चलना है। कितने मीटर का? 200 मीटर। तो हाफ लाइफ आएगी कब? 100 मीटर पे। कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। यहाँ या ना? कोई समस्या? डिस्टेंस कितना कर दें? डबल। 200 से कितना कर दिए? हाफ लाइफ कितने पे आएगी? कितने टाइम में जरूरत करोगे? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों हाफ लाइफ डबल हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी स्पीड सेम है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है, उसका रेट अलग अलग होता है। क्यों?
उसका रेट कैसा होता है, अलग अलग। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे ज्यादा रेट से चलने लगेगा, पहुंचेगा उतने टाइम में। कॉन्सेंट्रेशन कम ले लेंगे धीरे धीरे चलने लगेगा। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का रेट किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिए रेट ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम लिए रेट कम। उसका रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसका रेट तो हमेशा फिक्स है। अब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम तो बढ़ेगा। उसका रेट डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप बढ़ जाता है। डिस्टेंस ज्यादा कर दिए तेज दौड़ने लगेगा, डिस्टेंस कम कर दिए धीरे दौड़ने लगेगा, पहुंचेगा उतने टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका कोई भी लाइफ कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। समझ गए कि नहीं समझ, कोई समस्या हुई, आधा घंटे बाद मिलेंगे बेटा, ठीक है। एक और ठीक है ना। अभी कितना टाइम हो रहा है, हाँ तो 3 से बेटा हम फिर स्टार्ट करेंगे, 3 से 5 क्लास में कोशिश करेंगे इसका तुम्हें ठीक ठाक से चीजें हो जाए। अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है वैसे इस चैप्टर में। हाँ